बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे 9th क्लास का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी जंग लगना और इससे बचाव के तरीक़ाकार। असल में जो जंग लगने का अमल है ये आहिस्ता और मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, जिसमें मेटल जो है वो सराउंडिंग मीडियम्स की वजह से जो है वो ख़त्म होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। सराउंडिंग मीडियम से मुराद यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हवा और पानी। ये हवा और पानी जो है दोनों मिलकर उस मेटल को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जाते हैं। यानी कोरोजन जो टर्म इस टॉपिक में इस्तेमाल की जा रही है, कोरोजन जो है वो जंग लगने का अमल है। कोरोजन इस टर्म को कहते हैं कि जंग लगना। ये तमाम मेटल्स के लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है, चाहे कोई भी मेटल हो। मगर जहाँ पे बात आयरन की आ जाएगी वहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। मगर फ़िलहाल अभी उसकी बात नहीं कर रहे। फ़िलहाल मैं आपको ये कोरोजन टर्म के मतलब जो है वो बता रहा हूँ कि कोरोजन टर्म जो है वो तमाम मेटल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। तमाम मेटल्स को जिनको भी जंग लगता है उन तमाम मेटल्स के लिए कोरोजन टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो बेसिकली ये एक रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है। रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है जो कि हवा और पानी की मौजूदगी में होता है। ठीक है, इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल आपको आपके सामने एक आम रूटीन में चल रही होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो बात कुछ इस तरीके से है कि कोरोजन जो है वो एक जनरल टर्म है जो कि तमाम मेटल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। तमाम मेटल्स को जंग लगने के अमल को जो है वो हम लोग कहते हैं कि इसको जंग लगना, मेटल को जंग लगना। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं वो दो हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लोहे को जंग लगने के लिए बड़ी दो इम्पोर्टेंट कंडीशंस होती हैं, एक हवा और एक पानी। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी कम हो जाए, हवा हो जाए या पानी हो जाए, दोनों में से कोई एक चीज़ भी कम हो जाए तो लोहे को जंग जो है वो नहीं लगेगा। तो दोनों का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है लोहे को जंग लगने के लिए। अब लोहे को जंग लगने का आगाज़ कहाँ से होता है? बात यह है कि लोहे को हम आम तौर पे जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर या पेंट कर देते हैं या ग्रीस कर देते हैं या उसकी ऑयलिंग कर देते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं या फिर उसकी एलॉइंग कर देते हैं। बेसिकली हम अभी मेथड्स की बात नहीं कर रहे कि हम इस किस तरह इसको जंग से बचाएंगे। इस टाइम पे हम ये ज़िक्र कर रहे हैं कि जंग लगेगा कैसे या जंग लगना कहाँ से शुरू होता है। तो दो बड़े अहम लफ्ज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्टेन्स एंड डेंट्स। स्टेन्स का मतलब है दाग धब्बे। अब यहाँ पे दाग धब्बों से मुराद मिट्टी या कोई और चीज़ नहीं है। दाग धब्बों से यहाँ पे मुराद है जंग के दाग धब्बे। हमेशा जब भी किसी मेटल को जंग लगना शुरू होता है तो वहाँ पे पहले उसका दाग बनता है। अगर आप उस दाग को साफ़ कर देंगे तो उसको जंग नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, डेंट्स। हम जब किसी चीज़ को जंग से बचाना चाहते हैं, यानी किसी मेटल को जंग से बचाना चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर पेंट की कोटिंग करते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ा देते हैं। अब जब वो उस मेटल की तह उतर जाए या फिर उस मेटेलिक बॉडी के ऊपर से पेंट उतर जाए तो डेंट पड़ जाता है। डेंट पड़ने से मुराद ये है कि जहाँ से पेंट की कोटिंग उतर जाए। यूजुअली आपने ये लफ्ज़ गाड़ियों के लिए सुना होगा कि मेटेलिक बॉडी है गाड़ी की तो उसके ऊपर डेंट पड़ गया एक्सीडेंट होने की वजह से। तो डेंट पड़ने से मुराद ये है कि वहाँ से पेंट की कोटिंग उतर जाना। जब एक मेटल के ऊपर से पेंट की कोटिंग उतर जाती है तो वहाँ से फिर उसको जंग को जो है वो एक रास्ता मिल जाता है जहाँ पे वो उस मेटेलिक बॉडी के ऊपर अटैक कर सकता है। यानी उस वहाँ से एक ओपन सरफेस मिलेगी, एक ओपन एरिया मिलेगा हवा और पानी को अटैक करने का। तो जहाँ पे डेंट पड़ गया वहाँ पे हवा और पानी जब अटैक करेंगे तो वो वहाँ से मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवा देंगे, यानी ऑक्सीडेशन होगी। इलेक्ट्रॉन का लूज़ करने का अमल जो है वो ऑक्सीडेशन होता है। यानी हवा और पानी में इतनी ताकत मौजूद है कि वो मेटेलिक एटम से उसके इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवा दे। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लूजिंग हो रही है इसका मतलब है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की लूजिंग जो है वो किस एरिया पे होती है? एनोडिक रीजन पे, यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन की जो है वो लूजिंग होगी। तो अब चूंकि ये डेंट शुदा सरफेस थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वाली जो सतह है वो एनोडिक रीजन के तौर पर काम करेगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं। सेकेंडली ये
कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ होना शुरू हो जाते हैं वो वहीं से मेटल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। सेकेंडली ये कि वहीं से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जो है वो शुरू हो जाता है। और आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनोड से लूज़ होते हैं और कैथोड की जानिब ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। तो बेशक अब बाकी सतह पे कोटिंग हुई हुई हो, पेंट हुआ हुआ हो, मगर इसके बावजूद वहाँ से जहाँ पे डेंट पड़ा था वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ होने के बाद पूरी मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो दूसरे एरिए, मेटल की दूसरे एरिया या दूसरी शीट की दूसरी रुख की जो जानिब जो है वो ट्रैवल करना शुरू करते हैं। तो जिस जानिब वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे होते हैं उसको हम लोग कैथोडिक रीजन कहेंगे। और आम तौर पे इलेक्ट्रॉन वहीं पे जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है पानी के अंदर। जहाँ पे पानी के अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी उसी तरफ जो है वो ज़्यादा होगा। अब चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स एनोड से ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो कैथोड की तरफ ट्रैवल करते रहते हैं, तो इस वजह से इस रीजन को हम लोग कैथोडिक रीजन कहेंगे। अब बात कुछ इस तरीके से है कि आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक डेंट शुदा सरफेस आपके सामने नज़र आ रही है। यहाँ पे डेंट पड़ गया, ये एक आयरन शीट है मुकम्मल, और यहाँ पे इसके ऊपर डेंट पड़ा है। ठीक है, अब ऊपर पानी भी है। अब यहाँ पे ये मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन भी देख रहे हैं और पानी भी देख रहे हैं, यानी हवा और पानी दोनों चीज़ें मौजूद हैं और ये मेटल के ऊपर अटैक कर रही हैं जहाँ पे डेंट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये आयरन इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर चुका है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। फर्दर ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन और भी लूज़ कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ हो सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज़ हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो लूज़ हो गए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। अब ये रीजन जो जहाँ पे डेंट पड़ा हुआ है इसको हम लोग एनोडिक रीजन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग हुई है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि ये रीजन जो है वो एनोड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लूजिंग हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज हुआ है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरी जानिब ट्रैवल करना इसने शुरू कर दिया। और जिस जानिब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं उस जानिब को या उस रीजन को हम लोग कैथोडिक रीजन कहेंगे। अब यहाँ पे ये होगा कि वाटर अपना किरदार अदा करेगा और एयर जो है वो अपना किरदार अदा करेगी। वाटर और एयर दोनों मिलके जब अपना किरदार अदा करेंगे तो वो रस्ट बनाएंगे, जो कि रस्ट का फार्मूला है Fe2O3.NH2O या XH2O। तो ये रस्ट का फार्मूला है जो कि यह जाहिर कर रहा है कि हवा और पानी मिलकर इस मेटल सरफेस को जंग लगा रहे हैं, रस्ट लगा रहे हैं। तो इस तरीके से मेटल की जो है वो रस्टिंग होगी। अब आते हैं थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस की तरफ। तो केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हुए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सबसे पहले एनोडिक रीजन से आयरन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। एक एटम है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। अब यहाँ पे आयरन के 2 एटम्स हैं तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे हैं। रिएक्शंस को बड़े गौर से समझना आप लोगों ने, एक दफ़ा से फिर मैं बता देता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए कि ये वो सतह है जहाँ पे डेंट पड़ा था और आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया। और ये इलेक्ट्रॉन खुद से लूज़ नहीं किए, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करवाए गए हैं हवा और पानी की तरफ से। हवा और पानी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो आयरन के अंदर से आयरन के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करवा दे। ठीक है, अब 2 एटम हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेंगे। अगर एक होता तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा, हवा को रिड्यूस करेगा, और ये रिड्यूस करने से वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये इनका एक दोनों आपस में मिलकर एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं। किस तरीके से, आप देखें आपके पास ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें या रिएक्शन नंबर 1 दे दें, इसको आप रिएक्शन नंबर 2 दे दें। अब दोनों रिएक्शंस की लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड करें और राइट हैंड साइड में ऐड करें, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पे हैं, इस साइड पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस साइड पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद आपके पास 2FeO2 + 4H पॉजिटिव और इसके अलावा 2Fe2 पॉजिटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा है ना, ये एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है।
कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है, मगर इस रिडॉक्स रिएक्शन में किसी किस्म का जंग लगना अभी स्टार्ट नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ हुआ ये है कि यहाँ पे आयरन के ऑयंस बन चुके हैं और आयरन के ऑयंस जो हैं वो वाटर के अंदर मिक्सअप हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें बड़ी लाजमी हैं, एक हवा और एक पानी। अभी सिर्फ पानी है, हवा का रोल अभी बीच में जो है वो नहीं आया। तो आयरन और वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों अभी आपस में मिक्सअप हुए हैं, जंग लगने का अमल जो है वो अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट होगा ये कि जो ओवरऑल रिएक्शन है वो आप अपने जहन में रखेंगे कि मैंने आपको ये बताया था कि जंग लगने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, एक मेटल, सेकेंडली हवा और तीसरा जो है वो पानी। अब गौर से मेरी ये बात यहाँ पे आपने सुननी है कि मेटल यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर चुका है और ये हवा की कुछ मिकदार है, 1/2 जो है वो यहाँ पे जाहिर कर रहा है कि हवा की कुछ मिकदार जो है वो भी मौजूद होनी चाहिए, और 2+n यहाँ पे जाहिर कर रहा है कि पानी की मखसूस मिकदार, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आयरन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर एंड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे सब तो Fe2O3.NH2O यानी ये रस्ट बनाएंगे, जंग बनाएंगे। इसके अलावा ये 4 प्रोटॉन्स को भी रिलीज़ करेगा, यानी जंग बनने के साथ साथ +4 प्रोटॉन्स भी बनेंगे। दीज 4 प्रोटॉन्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कि वो जंग लगने के अमल को जारी रखेंगे। यानी सिर्फ यहाँ पे आके ये काम ख़त्म नहीं हो गया कि रस्ट बन गया तो सिलसिला रुक गया। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जंग लगने का अमल अगर शुरू हो जाए तो ये सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। आपने आम लाइफ में अपनी रूटीन में भी देखा होगा, और वैसे भी मैंने टॉपिक के स्टार्ट में भी आपके साथ जिक्र किया कि ये एक स्लो और मुसलसल जारी रहने वाला सिलसिला है जंग का। तो यहाँ पे Fe2O3.NH2O जंग तो बन गया है, मगर ये सिलसिला मुसलसल अब जारी भी रहेगा क्योंकि यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स बन गए। यही 4 प्रोटॉन्स दोबारा से अगर आप पिछले रिएक्शंस को देखें तो यही 4 प्रोटॉन्स जो हैं वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि वो जंग लगने के सिलसिले को जारी रखें। तो 4 प्रोटॉन्स फर्दर इसी तरह रिएक्ट करते रहेंगे हर दफ़ा, तो रिएक्ट करने से हर दफ़ा ये वाला सिलसिला जंग बनने का जारी रहेगा और 4H पॉजिटिव्स पैदा होते जाएंगे और जंग का सिलसिला भी बढ़ता जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।